वेलकम बैक एवरीवन टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। एंड हम लोगों को जैसा कि आपको पता ही है कि हम जिस प्लेलिस्ट पे काम कर रहे हैं उस प्लेलिस्ट में हम लोग हमारे क्लास 12 की जो पूरी की पूरी बीएसटी है उसको कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरे सारे चैप्टर हो चुके हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, और चैप्टर नंबर 5 का आज हम पार्ट 1 करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। देखो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैं एक बता दूं कि हमारे पास क्या था। अगर आप लोगों को याद हो, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पहला था प्लानिंग, एंड उसके बाद जो सेकंड था वही था ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने प्लान कर लिया कि अच्छा मुझे एक स्कूल स्टार्ट करना है। लेट्स से मेरे को एक स्कूल स्टार्ट करना है, तो स्कूल स्टार्ट करना है तो मैं वहां पर ये बताऊंगा कि अच्छा स्कूल चलाने के लिए एक प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टीचर होने चाहिए। कौन से टीचर होंगे जो कि प्राइमरी को पढ़ाएंगे, कुछ टीचर होंगे जो मेरे सेकेंडरी को पढ़ाएंगे, कुछ होंगे जो सीनियर सेकेंडरी को पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएगा इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी कैटेगरी बांट रहा हूँ कि हो सकता है मुझे प्राइमरी के लिए 10 लोग चाहिए, सेकेंडरी के लिए मुझे 5 लोग चाहिए, इस तरीके से मुझे बांटना है। अच्छा, टीचर का और प्रिंसिपल का रिलेशन क्या होगा आपस में, कि टीचर को क्या क्या बातें प्रिंसिपल को बतानी है और प्रिंसिपल से क्या क्या ऑर्डर उन्हें लेना है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि आप काम को अरेंज करो कि क्या क्या काम है और कैसे कैसे वो काम किया जाएगा। प्लानिंग आपने कर ली कि प्लानिंग में हमें ये करना है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, इसे अचीव करना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही यही होता है कि आप रिसोर्सेज को इकट्ठा करो, आप लोगों को इकट्ठा करो, और आप पहले काम को बांटो। बांटना बेसिकली काम को जो है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग में, कि क्या क्या काम है, कौन वो काम करेगा। ये हमारा थर्ड स्टेप आता है स्टाफिंग, कि वो काम कौन करेगा, कि मिस्टर सिंह यहाँ पर काम करेंगे, मिस्टर जैन यहाँ पर काम करेंगे। तो वो काम हमारा स्टाफिंग का होता है, लेकिन काम को बांटना और काम पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्रो समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। देखो सबसे पहला पॉइंट ये आता है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, तो क्या बोला हुआ, इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है, किस चीज का, दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। हमने एक बार प्लानिंग में प्लान तो बना लिया, लेकिन उस प्लान को आगे कैसे बढ़ाए, तो उस आगे बढ़ाने के काम के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। बाय क्लैरिफाइंग जॉब, ये क्या बताता है कि इसमें कितने जॉब है, हमारे पास कितने अलग अलग टाइप के जॉब्स है, ठीक है, और उन जॉब्स में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, दैट इज नोन एज वर्किंग रिलेशनशिप। एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर द अटेनमेंट, यानी उसके बाद क्या करना है, पहले आपने काम को बांट दिया, काम को बांटने के बाद आपने अथॉरिटी बांट दी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी, उसके बाद आपने क्या किया, आपने रिसोर्सेज को बांट दिया। आपने रिसोर्सेज को बांट दिया कि भैया ये रिसोर्सेज इस जगह पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके क्यों बांटा, ताकि आप एक डिजायर्ड रिजल्ट, वही जो प्लानिंग के अंदर आपने एक फ्यूचर ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, उसको आप पा सको। तो उसे पाने के लिए, उस डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए आपने क्या किया, आपने जॉब्स क्लैरिफाई की, आपने उनके बीच का वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाई किया, और उसके हिसाब से लोगों के पास रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए। ये होता है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लैंग्वेज दे सकते हैं, पर कोर मीनिंग यही रहेगी, और एनसीईआरटी के हिसाब से भी यही डेफिनेशन है। तो आई विल से कि आप इस डेफिनेशन के साथ स्टिक करो, ठीक है। देयरफॉर इट इज अ प्रोसेस व्हिच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स, यानी ये क्या करती है, असेंबल रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेट बोथ इनटू यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। कि भैया एक अपने पास ह्यूमन है, एक अपने पास फिजिकल रिसोर्सेज है, इन दोनों को मिला करके एक ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे पाया जाए, यही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। जैसे स्कूल का केस कहा मैंने, तो स्कूल है, हमारे पास टीचर है, बिल्डिंग है, चौक बोर्ड है, चौक है। तो हमारे पास क्या है, फिजिकल रिसोर्सेस है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस है। इनको किस तरीके से मिलाया जाए कि एक अच्छा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, यानी गुड रिजल्ट, एक गुड रिजल्ट जो है वो कैसे अचीव किया जाए, यही है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात की जाती है कि ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है वो क्या करता, क्या है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन करता क्या है। तो सबसे पहली चीज जो ये करता है कि ये
एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाता है। अभी स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, क्या-क्या स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, डिपार्टमेंटल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, वो फंक्शनल है, वो सारे हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाता है, एक ढांचा बनाता है, जिसमें सुटेबल पर्सनल काम कर रहे हो, यानी जहाँ पर जो इंसान सही हो, वो इंसान वहाँ पर काम कर रहा हो। उसके बाद ये डिजाइनिंग स्पेसिफिक रोल्स टू एलिमिनेट एम्बिगिटी, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का ही काम है कि हमारी कंपनी में हमें सीईओ भी चाहिए, सीईओ भी चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर भी चाहिए, उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं मैनेजर भी चाहिए। तो ये जो रोल्स है, इन रोल पे कौन काम कर रहा है, वो पर्सनल वो आदमी कौन काम कर रहा है ये बात नहीं कर रहे, पर हमारे पास कितनी पोस्ट होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक रोल्स कि क्या क्या पोस्ट होनी चाहिए और उनका क्या क्या काम होना चाहिए, ये चीज ऑर्गेनाइजिंग बताती है। जैसे कि एक पीजीटी कॉमर्स होंगे, वो पीजीटी कॉमर्स जो है टीच करेंगे ये नहीं, टीच करेंगे ये नहीं, ये बात नहीं, वो सिर्फ कॉमर्स के बच्चों को टीच करेंगे, साइंस के बच्चों को थोड़ी ना टीच कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक पीजीटी कॉमर्स का टीचर होगा, उसका एक स्पेसिफिक रोल क्या है कि वो कॉमर्स स्टूडेंट को टीच करेगा। तो हमने क्या किया, पोस्ट क्रिएट कर दिया। अब इस पोस्ट पे कौन काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हो, कोई और काम कर रहा है, वो एक अलग चीज है, पर ये रोल है, ये पोस्ट है पीजीटी कॉमर्स, और इनका काम है कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाना, ये है स्पेसिफिक रोल। इससे आपकी एम्बिग्युइटी खत्म हो जाती है कि भैया ये बच्चा साइंस, ये जो पर्सन है यहाँ पर जो भी पर्सन होगा वो साइंस या ह्यूमैनिटीज के बच्चों को तो नहीं पढ़ाएगा। क्लियर हो गई बात। ये डिफाइनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द पर्सनल फॉर प्रोडक्टिव रिकॉपरेशन, यानी अब सीधी सी बात है, पीजीटी कॉमर्स जो है वो तो अकाउंट, जो पीजीटी कॉमर्स है वो तो अकाउंट पढ़ा देगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, वो तो अकाउंट पढ़ा देगा, बीएसटी पढ़ा देगा, इको तो नहीं पढ़ाएगा, इंग्लिश तो नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ के लिए अलग रोल्स होंगे लोगों के। तो ये जो बात कर रहा है ये उसी की बात कर रहा है कि ये इंटर रिलेशनशिप बनाता है अमंग पर्सनल, ये जो अलग अलग पर्सनल्स है उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है, ताकि प्रोडक्टिव क्रिएशन क्या है, गुड रिजल्ट वो मिल सके स्कूल को। डन। एंड इसके बाद ये क्या करता है, ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लैरिफाई करता है कि किस इंसान के अंडर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, जिससे कि एक लॉजिकल ग्रुपिंग एक्टिविटी जो है वो क्रिएट होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की बात करता हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग की कैसे जाती है, तो इसका बहुत ही सिंपल से है, हम लोगों को 4 ही स्टेप पढ़ने हैं। कई सारे लोग इसे अलग अलग तरीके से बताते हैं, हम ऐसे ही पढ़ेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, काफी लोग इसका इनिशियल्स ले लेते हैं, ठीक है, तो वो बोल देंगे कि IDEA, थोड़ा ऐसे आगे पीछे कर देंगे तो आइडिया की स्पेलिंग हो जाएगी ना। कई सारी बुक्स ने ऐसा कर रखा है, कई सारे टीचर्स ऐसे ये बात बताते हैं, पर हम लोग इसे पूरा पूरा ही याद करेंगे, पता नहीं उस टाइम पे याद रहे ना रहे आपको, इसलिए इस वजह से। तो क्या क्या स्टेप्स है, सबसे पहली बात, अगर आपको एक ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मैनेजमेंट का कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, आपको डिवीजन ऑफ वर्क पहचानना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि अगर आपको स्कूल चलाना है तो आपको पहले रोल बांटने पड़ेंगे, एक प्रिंसिपल होगा, कुछ टीचर्स होंगे, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ होंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको काम बांटना है। फिर उसके बाद आपको डिपार्टमेंट बांटना है कि ठीक है भैया टीचर है, अब टीचर में कुछ प्राइमरी सेक्शन संभालेंगे, कुछ मिडिल स्कूल संभालेंगे, कुछ सेकेंडरी संभालेंगे और कुछ सीनियर सेकेंडरी संभालेंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, डिपार्टमेंट बांट दिया। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क किया कि टीचर है, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट बांट दिया। उस डिपार्टमेंट के बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कि भैया जो सीनियर सेकेंडरी को पढ़ा रहा है उनकी क्या अथॉरिटी है और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या उनकी ड्यूटी है, ये चीज बांटना यही कहलाता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और उसके बाद स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, यानी कि ये जो अपना काम कर रहे हैं, इनके पास अथॉरिटी है, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये आंसरेबल किसके होंगे, तो ये आंसरेबल होंगे किसके, सीधा प्रिंसिपल के, ठीक है। कई सारे स्कूलों में वो होता है एचओडी होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे एसएसटी के 4-5 टीचर, तो उनमें से एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा। तो एसएसटी के टीचर को कोई रिपोर्ट देनी होगी तो डायरेक्ट प्रिंसिपल को नहीं देगा, वो एचओडी को देगा, और एचओडी जो है वो जाकर के प्रिंसिपल को देंगे। तो इस तरीके से आप एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सेट करते हो। जैसे आप लोग क्लास में हो तो क्लास में आप डायरेक्ट डायरेक्ट प्रिंसिपल से जाके बात नहीं करते हो, आप पहले क्लास टीचर को बताते हो, अगर क्लास टीचर बोलते हैं देन आप प्रिंसिपल के पास जाते हो, डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जाते हो। तो यही होता है एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सेट करना। क्लियर। जरा इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग ये पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। एट दिस एट दिस स्टेप सबसे पहला हम क्या करते हैं, जो टोटल वर्क होता है उसको डिवाइड करते हैं मैनेजेबल एक्टिविटीज, जो पूरा काम है कि स्कूल चलाना है, स्कूल चलाने को हमने अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया।
ठीक है, जिस उसमें वेरियस एक्टिविटीज आ गई। जैसे एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके पास क्या होगा, एक डिपार्टमेंट होगा जो कहेगा कि मेरा काम है सिर्फ परचेज करने का, एक होगा वो कहेगा मेरा काम है मैन्युफैक्चर करने का, एक कहेगा कि मेरा काम है मार्केटिंग करने का, एक कहेगा मेरा काम है सेल्स करने का, एक कहेगा मेरा काम है फाइनेंस करने का। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भैया हमें शू कंपनी चलानी है, लेकिन उसके लिए हमने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया, अलग अलग मैनेजेबल एक्टिविटीज बांट दी। ठीक है, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, रिसर्च, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, देखा जैसे अपने अलग अलग काम बांट दिया। सबसे पहला काम है इन कामों को बांटना। ठीक है, उसके बाद अब जैसे कि हम लोग परचेज की बात कर रहे हैं, परचेज की बात करें तो परचेज में सबसे पहली चीज क्या होगी कि आप पहले तो मार्केट रिसर्च वालों से पूछो कि भैया कैसा प्रोडक्ट चाहिए, फिर उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कहाँ पर मिलेगा उस मार्केट का, फिर वहां पर आप कॉस्ट एनालाइज करो, फिर कॉस्ट एनालाइज करने के बाद आप ऑर्डर दो, और उसके बाद आप डिलीवरी और पेमेंट की बात करो, डिलीवरी एंड पेमेंट की बात करो। ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, परचेस के अंदर आएंगी ना। तो क्या बोला हुआ है, द एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड असाइन टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। यानी एक नेचर की जितनी भी एक्टिविटी है उनको एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे कॉमर्स पढ़ाने वाले सारे टीचर्स जो है उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया कॉमर्स। अब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनका क्या है, ये एक सारे के सारे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, तो इसके लिए क्या बना दिया हमने, साइंस साइट बना दी। स्कूल लेवल पे साइंस साइट बना दी। जब कॉलेज लेवल पे जाओगे तो फिजिक्स डिपार्टमेंट अलग है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग है, बायो डिपार्टमेंट अलग है। तो जो एक जैसे एक्टिविटी वाले हैं उनको ग्रुप कर दिया। इससे क्या होता है कि ये जो ग्रुप वाले लोग हैं इनके पास स्पेशलाइजेशन आ जाती है, क्योंकि इन्हें बार बार वही काम करना है, इन्हें अपने काम से बाहर कोई बात करनी नहीं है, इनका जो एक काम की वो है बाउंड्री है, इन्हें वही करना है, तो इसीलिए इनके पास स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। जैसे एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स, ये दोनों मिलकर के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम करते हैं। सेल्स भी और एडवर्टीजमेंट भी, दोनों मिलकर के क्या करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम करेंगे। तो इन सबको हमने किसके अंदर ग्रुप कर दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, कि सेल्स डिपार्टमेंट भी आप संभालो, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट भी आप संभालो, मार्केटिंग वालों को हमने दोनों का काम दे दिया। तो ये हमने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया एक्टिविटीज को। थर्ड थर्ड के अंदर हम लोगों ने क्या बोला, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा यहाँ पर, कि हमें ड्यूटीज असाइन करनी है। ड्यूटीज असाइन करनी है मतलब कि ये बताना है किसी इंसान को कि क्या उसका वर्क का एक पैरामीटर है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उसकी अथॉरिटी है। एट दिस स्टेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल और पोस्ट इज डिसाइडेड। इंडिविजुअल की बात हम इसलिए बाद में बोलेंगे, हम पोस्ट की बात करते हैं कि भैया इस पोस्ट पे जो भी पर्सन काम करेगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर फिलहाल पोस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, द परचेज मैनेजर विल बी गिवन टास्क ऑफ परचेजिंग गुड्स। अब वो परचेजिंग मैनेजर कोई भी हो सकता है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, पर ये जो भी परचेज मैनेजर की पोस्ट पे होगा उस पोस्ट का ये काम है कि उसे परचेजिंग ऑफ गुड्स करनी है। द सेल्स मैनेजर वो सेल्स ऑफ गुड्स की बात करेगा। वाइल असाइनिंग ड्यूटी इट इज important to match the nature of work and the capabilities of the person to whom the work is given। यानी जिस इंसान को काम दिया जा रहा है, वो सुनिए ना आपने लाइन, जिसका काम उसी को साजे और करे तो टंटा बाजे, समथिंग लाइक दैट, इसी तरीके की है। तो जिसका काम उसी को साजे, जैसे मेरा काम अकाउंट और बीएसटी पढ़ाने का है, तो आप मुझे मैथ्स नहीं पकड़ाओगे, मैथ्स में नहीं पढ़ा सकता। और जो मैथ्स टीचर है, आप उन मैथ्स टीचर को ये नहीं बोलोगे कि आप जाकर के हिंदी पढ़ाओ, नहीं, आप नहीं बोल सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि उस इंसान की कैपेबिलिटी जो है वो उस काम के साथ मैच कर रही है। ठीक है, और जो लास्ट है वो है द इंडिविजुअल शुड नो फ्रॉम whom ही हैज टू टेक ऑर्डर्स। यानी कि ऑर्डर किससे लेने हैं और रिपोर्ट किसको करना है, ये बहुत जरूरी है कि अगर उसे आंसर देना होगा तो वो किसको देगा। जैसे क्लास मॉनिटर होता है, क्लास मॉनिटर की अगर हम बात करते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट, क्लास मॉनिटर का काम क्या है कि भैया अकाउंटेबल किसके लिए, क्लास टीचर के लिए है। वो क्लास टीचर को रिपोर्ट करेगा, वो कहीं और रिपोर्ट नहीं करेगा, वो क्लास टीचर को रिपोर्ट करेगा। क्लास टीचर अपने क्लास टीचर जो होगा उनका कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा तो उसको रिपोर्ट करेगा। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप किससे ऑर्डर लोगे और किसको रिपोर्ट करोगे, ये रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है। आपको याद है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने बात की थी, किसके अंदर, वन देयर शुड बी ओनली वन बॉस। वो जरूरी होता है क्योंकि आपके ऊपर कंफ्यूजन ना आए, करेक्ट। हमने जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर पढ़ा था देयर शुड बी वन बॉस, जिसको हमने बोला था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात हमने की थी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि भैया एक ही बॉस होना चाहिए, एक बॉस होगा तो ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर उसी बात को बार बार एक्सप्लेन किया गया है कि आपको किस इंसान से ऑर्डर लेना और किसको आपको रिपोर्ट देनी है, ये चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग हिरार्कियल स्ट्रक्चर। एक हिरार्की बन जाती है, मैंने जैसे होता है प्रिंसिपल, टीचर,
प्रिंसिपल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, टीचर, मॉनिटर, एक हायरार्की बन जाती है। जैसे कि चेयरमैन, सीईओ, सीओओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, एक हायरार्की बन जाती है, ठीक है? और इससे कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है? तो आज के लिए मैं बस इतना ही बनाऊँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, 12-15 मिनट की वीडियो है। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, ठीक है? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो भी 12th में अच्छे स्कोर कर सके। सो हमें भी हेल्प करें और आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स ताकि और कोई किसी टॉपिक के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ और अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।